morning, dear students. After a long Diwali break, we are here again. लास्ट लेक्चर में हमने अरेस्ट के प्रोविजन कंप्लीट किए थे और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। और चूंकि एक लॉन्ग गैप हो गया है तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने सीआरपीसी को टोटल 5 यूनिट में डिवाइड करके स्टडी करने के लिए कहा था। और वो एक इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा कि जो उसमें से फर्स्ट यूनिट है वो भी अपने आप में 12 पार्ट में डिवाइडेड थे। और इस 12 पार्ट में से हमने अभी तक जो प्री ट्रायल प्रोसेस है उसके अंतर्गत अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स ये कंप्लीट किए हैं। और अब इसके बाद स्टेप्स टू इंश्योर एक्यूजर्स प्रेजेंस इन कोर्ट इसकी हमें चर्चा करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंतर्गत यानी जब कोई ऑफेंस हो जाता है और उसके बाद एफआईआर होता है या कंप्लेंट होता है, जैसी भी स्थिति होती है, जब पुलिस उस एक्यूज को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करती है और उसके बाद उसको या तो बेल ग्रांट हो जाएगा या बेल रिजेक्ट हो जाएगा। बेल ग्रांट हो गया तो अपने घर पे चला जाएगा और बेल रिजेक्ट हो गया तो जेसी में चला जाएगा। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होने के बाद में पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी और फिर वो मजिस्ट्रेट के पास 190 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के पहले जब कॉग्निजेंस लेने के बाद जब वो कंफर्म होगा कि हमें उसे डिस्चार्ज कर देना है या चार्ज फ्रेम करना है, जैसी भी स्थिति होगी तो उस वक्त उसे कोर्ट में हाजिर कराना होगा। तो हाजिर कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं सीआरपीसी में दी गई हैं उसको हमने इसमें सेक्शन 61 से 90 में वो इंक्लूडेड है। और जो बेसिकली 4 कैटेगरीज के हैं। सबसे पहले समन्स है सेक्शन 61 से 69 में। उसके बाद अगर समन पे वो बंदा हाजिर नहीं होता है तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी उसका बेल कैंसिल हो जाता है और उसके बाद अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं पुलिस को, तो अरेस्ट के वारंट निकलते हैं जो कि सेक्शन 70 से 81 में प्रोवाइडेड है। और अगर वो पहले बेलेबल वारंट होता है फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है और उसके बावजूद वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, अरेस्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ठीक है, तो उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और फिर उसकी कुर्की की कार्रवाई की जाती है, अटैचमेंट की कार्रवाई की जाती है, जो कि सेक्शन 82 से 86 में प्रोवाइडेड है। अगर अटैचमेंट होने की स्थिति में भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो फिर अदर्स रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस के एक मिसलेनियस प्रोविजन है जो 87 से 90 में है, इसको अडॉप्ट किया जाता है। यानी ये मेजर्स जो पूरे दिए गए हैं सेक्शन 61 से 90 में, इसको अडॉप्ट करके उसे किसी भी तरह से न्यायालय में हाजिर कराया जाता है और अगर वो हाजिर होगा जब भी उस मामले की आगे की कार्रवाई चलेगी। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका तो उस कंडीशन में वो फाइल पेंडिंग पड़ी रहेगी और जब कभी भी पुलिस उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करेगी तो वहां से फिर वो प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो इस सीरीज में सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 61 से लेकर 69 में समन्स में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन 61 में फॉर्म्स ऑफ समन्स दिया हुआ है, यानी समन कितने प्रकार का होता है, समन का प्रारूप क्या होता है। तो फॉर्मेट एक्चुअली है ये समन्स के फॉर्मेट, फॉर्म्स नहीं है। तो फॉर्मेट ऑफ समन्स, लेकिन बेयर एक्ट में से फॉर्म्स ही लिखा हुआ है। तो समन का प्रारूप क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठाधीश अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। तो समन का प्रारूप क्या है ये तो आपको पीछे सीआरपीसी के बैक में जो बहुत सारे फॉर्मेट हैं
उस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उस फॉर्मेट को जरा सा देख लेंगे, और नहीं तो मैं समन पढ़ाने के बाद लास्ट में उस फॉर्मेट को एक स्लाइड में बना के आपको दिखा दूंगा। ये जो समन होगा बेसिकली राइटिंग में होगा और 2 प्रतियों में होगा। राइटिंग में उसके लैंग्वेज क्या होगी ये इसके लिए पीछे सीआरपीसी के पीछे फॉर्मेट दिया हुआ है, और 2 प्रतियों में हस्ताक्षरित इसलिए होगा कि जिसको समन तामील की जाती है एक कॉपी उसको दी जाती है, और दूसरी कॉपी पर उसके जिसको तामील की जाती है उसके हस्ताक्षर कराने के बाद उसे फाइल में लगा दिया जाता है, इसलिए ये 2 कॉपी में तैयार होता है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गया कि समन राइटिंग में होगा, ओरल नहीं होगा, ठीक है ना। राइटिंग में उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो इसका फॉर्मेट इसका लैंग्वेज पीछे सीआरपीसी में दिया हुआ है। नंबर 2 की ये 2 प्रतियों में होगा, 2 फॉर्म होंगे इसके। और नंबर 3 कि जो जारी करने वाला मजिस्ट्रेट है, जिसको समन जारी करने का अथॉरिटी है, उसके द्वारा ये साइंड होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे की प्रोविजन देखते हैं। सेक्शन 62 समन्स हाउ सर्व, समन को कैसे तामील करेंगे या तामील कैसे कराया जाएगा, इसके प्रोविजंस बताए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें समन तामील कराने में लगभग कई सारे जो है इसके सब क्लॉजेज हैं। 3 सब क्लॉज है बेसिकली जो आपकी स्लाइड्स पे दिख रहा है, और इन सब क्लॉजेज में अलग अलग कंडीशंस में कब कैसे समन तामील होगा इसकी प्रोविजंस बताए गए। तो 62 सब क्लॉज 1 सबसे पहले ये कहता है कि प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा ही की जाएगी। तो मोटी सी बात है कि समन की तामील किसके द्वारा की जाएगी, ये 62 सब क्लॉज 1 बताता है, जो ये कहता है कि या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा या न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा या लोक सेवक के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी समन इशूइंग अथॉरिटी कौन होगा, इसकी जो है समन को सर्व कैसे किया जाएगा, कौन सर्व कर सकता है, ये बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन जरूर है जो क्लियर कर दूं मैं कि यहाँ अधिकारी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से कोई अधिकारी न्यायालय का नहीं जाता है। न्यायालय का जो 4th क्लास एम्प्लॉय है वो समन को लेकर जाता है, ठीक है, और वही तामील कराता है, जिसको हम जो न्यायालय का सबसे छोटा कर्मचारी होता है 4th क्लास कर्मचारी, वही समन लेके जाता है। इसके बाद सब क्लॉज 2 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समय की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। यदि साध्य हो, ये वर्ड पहले लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यायालय का कर्मचारी है वो समन लेके गया और वो जिससे समन तामील करना है वास्तव में वो घर पे नहीं मिला। अगर मिला तो साध्य है, ठीक है, तो मिला तो उसे एक कॉपी दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, और दूसरे वाले पर उसकी पावती ऐसी उसकी रिसिप्ट जो पहले बताया हमने कि समन की 2 कॉपी होगी, तो वो दोनों कॉपी लेके जाएगा, वो एक कॉपी तो उसको हैंड ओवर कर देगा और दूसरे पर उसकी रिसीविंग दे देगा। अब यहाँ पर ये साध्य हो तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि अगर साध्य हो का मतलब वो व्यक्ति मिल गया, जब तो व्यक्ति से उसको समन तामील करा दी जाएगी। लेकिन साध्य नहीं होगा कब होगा, जब वो व्यक्ति मिला नहीं, यानी वो व्यक्ति नहीं है तो उसको व्यक्ति से तो समन की तामील कराई नहीं जा सकती। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन उसकी चर्चा आगे की गई है कि जब व्यक्ति नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उसके बहुत सारे उपाय हैं जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्थितियां हैं। फिलहाल 62 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये प्रोसीडिंग्स है कि समन उसको दिया, उसकी रिसीविंग जो है ले लेगा और वो फाइल में लग जाएगी।
अब ये जो 62 के प्रोविजन है, ये किसी इंडिविजुअल पर समन की तामील कैसे की जाएगी इसके बारे में प्रावधान है। अब इसके बाद आता है सेक्शन 63। तो सेक्शन 63 जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। तो जो कॉर्पोरेट बॉडीज होते हैं, निकाय, निगमित निकाय या सोसाइटीज, उस पर समन की तामील कैसे की जाती है, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन के कंडीशन में किसको समन तामील की जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने वाला कोई तो कोई नेचुरल पर्सन ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में कब ऐसा कहा जाएगा कि उस कॉर्पोरेट को समन तामील हो गई। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जवाब 63 देता है। सेक्शन 63 ये कहता है कि किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। यानी अगर वो लोकल स्तर का कोई सोसाइटी है तो उसका सेक्रेटरी होगा, अगर वो कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का होगा तो जिस जगह पर समन तामील की जा रही है उस जगह पर उसका जो भी स्थानीय प्रबंधक होगा, लोकल ब्रांच मैनेजर होगा, उस पर की जाएगी। या कोई अन्य प्रधान अधिकारी, अगर वहां पे कोई अन्य ब्रांच मैनेजर या सेक्रेटरी जैसा कोई पोस्ट नहीं है तो जो भी सबसे बड़ा अधिकारी उस जिले में होगा उसको समन तामील करके की जाएगी। यानी उसको अगर तामील हो गई तो मान लिया गया कि कॉर्पोरेट पर या जो सोसाइटीज है उस पर समन की तामील कर दी गई। भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकती है। अब मान लीजिए कि जिसको समन तामील की जानी है वो जिस न्यायालय के द्वारा समन तामील किया जा रहा है वहां पर उसका कोई कार्यालय ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि डाक द्वारा की जाएगी। तो डाक कहां पर जाएगी, मुख्य प्रधान अधिकारी जो है उसको अगर डाक भेज दी गई तो वो भी समन तामील मान लिया जाएगा। जिस दशा में समन तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। क्योंकि ये लाइन इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में रिसीविंग कब मानी जाती, कोई कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब उसे रिसीव हो जाता है। तो इसलिए अगर डाक द्वारा भेजते हैं तो उस कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा उसकी रिसीव होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में रिसीविंग हुई या नहीं हुई ये न्यायालय को कैसे पता चलेगा, तो ऐसे कंडीशन में समन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी लगा के भेजा जाता है, और जब डाकिया उसको देता है तो एक्नॉलेजमेंट पर वो रिसीव करा लेता है, और रिसीव करा के वापस डाक के माध्यम से वो न्यायालय एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाता है, और वो एक्नॉलेजमेंट जब फाइल में लग जाती है तो ये होता है कि इट मीन्स इसका समन तामील हो गया। हालांकि अब वो काम क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से होता है, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑटोमेटिकली जब वो रिसीव होता है तो आप अगर पोस्टल इंश्योरेंस के साइट पर जाएंगे तो वहां से रिसीविंग का मैसेज आ जाता है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो आजकल ज्यादातर ये काम स्पीड पोस्ट के माध्यम से होता है। एक एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है इसमें कि इस धारा में निगम से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है। इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड एंड includes a society registered under Society Registration Act 1860। कंपनी एक्ट का इसमें ईयर नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी प्रेजेंट इनेक्टेड लॉ हो उसमें माना जाएगा। और वर्तमान में आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 लागू है, पहले 65 का एक्ट था। तो 13 से ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसे कॉर्पोरेशन माना जाएगा, और सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है उसे सोसाइटी माना जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 64, सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। यानी जिसको कि समन किया जाना है वो व्यक्ति नहीं मिला, तो इसको 61 के साथ आपको मिला के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको 61 में जो यदि साध्य वाला वर्ड मैंने कहा था कि आपको याद रखना है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी पढ़ें सेक्शन 61 को और 64 को साथ में मिला के पढ़ें, ठीक है। तो 64 क्या कहता है कि जहां समन किया गया व्यक्ति
सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिले। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा गया ड्यू डिलिजेंसी। ड्यू डिलिजेंसी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति समन देने जा रहा है वो ऐसा नहीं कि घर गया ही नहीं और लिख दिया कि वो व्यक्ति है नहीं, वो घर पे उसके जाएगा, अगर कोई बेल वेल है तो उसको नॉक भी करेगा, अगर वो व्यक्ति जिसको समन तामील करना है वो सामने आया तो चूंकि कोर्ट का व्यक्ति उसको पहचानता तो है नहीं, तो वो तस्दीक करेगा कि क्या वो व्यक्ति वही है जिसको समन तामील किया जाना है। उस तस्दीक के बाद उसको समन हैंड ओवर करेगा। अगर वो व्यक्ति कोई, मान लीजिए कोई महिला आई, कोई बच्चा आया, समन में किसी पुरुष का नाम लिखा हुआ है, तो वहां उस महिला से वो पूछताछ भी कर लेगा कि वो व्यक्ति कहाँ है। अगर वो व्यक्ति वास्तव में घर के अंदर ही है तो उससे समन तामील करेगा। तो ये सब चीजें ड्यू डिलिजेंसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिले, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। यानी कि अगर वो व्यक्ति इस तरह से सम्यक पूछताछ के बावजूद पता चला कि वो व्यक्ति घर पे एक्चुअली में है ही नहीं, तो उस घर में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, एडल्ट व्यक्ति हो, यानी उसकी वाइफ हो या उसके पिता माता हो या उसका कोई एडल्ट सन हो, तो उसको अगर तामील कर दी जाती है और ये कहने के लिए कि ये पापा है तो दे देना, या जो भी रिलेशंस के अंतर्गत आए उसको दे देना, तो ये पर्याप्त तामील मानी जाएगी। तो समन छोड़कर की जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। यानी वह व्यक्ति मिल गया तब तो उसको दे ही देगा और उसके पीछे वो साइन करा लेगा। ये सेक्शन 61 में ही कवर हो जाता है। लेकिन सेक्शन 61 में जो लिखा है साध्य हो तो, अगर साध्य नहीं हो तो, यानी वह व्यक्ति नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसके एवज में या उसके कुटुंब का जो भी परिवार हो, उसकी, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी माताजी, पिताजी या उसकी वाइफ या उसका कोई एडल्ट बच्चा, उसको समन की एक कॉपी दी जाएगी और उसके पीछे उसका रिसीविंग ले लिया जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पर कुटुंब का सदस्य, फैमिली मेंबर वर्ड यूज किया गया है। तो फैमिली मेंबर के अंतर्गत सर्वेंट कभी भी नहीं आता है। यानी ये नहीं कि अगर ड्यू डिलिजेंसी के अंतर्गत आप गए, जो भी व्यक्ति समन तामील करने जा रहा है वहां पर जिसको समन तामील करना वो नहीं है और उसके बदले में उसका नौकर है, तो अगर उसने उसके नौकर को समन तामील करके आ गया तो ये उस व्यक्ति को समन तामील किया हुआ नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 64। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 65 ये कहता है कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो सेक्शन 61 से लेके 64 तक में जो तरीके बताए गए हैं समन तामील करने के, तीनों में ही व्यक्तिशः तामील कराने की स्थिति बताई गई है। सिर्फ कॉर्पोरेट के कंडीशन में अगर व्यक्तिशः नहीं हो सकता है तो डाक से भी कराई जा सकती है। तो यहाँ तक सेक्शन 61 से लेकर 64 तक आपको समन तामील कराने के दो तरीके मिले, एक तो व्यक्तिशः और दूसरा डाक द्वारा। व्यक्तिशः जब कराया जाएगा तो पहले तो सेक्शन 61 में उस व्यक्ति को ही तामील कराया जाएगा जिसके नाम से समन है, और अगर वो व्यक्ति नहीं है तो 64 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि उसके कुटुंब के किसी व्यक्ति को समन तामील कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 61 से 64 तक के अंतर्गत किसी व्यक्ति को व्यक्तिशः किस प्रकार से समन तामील कराया जा सकता है, व्यक्ति को, कॉर्पोरेट को और सोसाइटी को, तीनों ही कंडीशन में इसको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर ऊपर बताए गए यानी सेक्शन 61 से 64 तक में बताए गए प्रक्रिया के अनुसार जब समन तामील नहीं हो सके तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, इसकी चर्चा सेक्शन 65 में की गई है, जिसको कि हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 65 क्या कहता है कि यदि धारा 62 या धारा 63 या 64 में उपबंधित सम्यक रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की दो प्रतियों में से
एक को उस गृह या वासस्थान में जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसे जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। यानी कुल मिलाकर सेक्शन 62, 63, 64 तीनों में जो तरीके बताए गए थे, 62 में व्यक्तिशः उस व्यक्ति को, 63 में कॉर्पोरेट या सोसाइटी को, और 64 में वह व्यक्ति नहीं मिले तो उसके परिवार के किसी कुटुंब को समन तामील करने की प्रोविजन बताए गए। लेकिन अगर ये तीनों ही स्थितियां नहीं हो, मान लीजिए जिस व्यक्ति को तामील करना हो उसका घर ही बंद है, लॉक लगा हुआ है, और पता चला कि साहब पूरा परिवार सहित लोग बाहर गए हैं हफ्ते भर के लिए, तो अब न तो वो स्वयं व्यक्ति है न उसके घर का कोई व्यक्ति है, तो अब समन की तामील कैसे करेंगे। सोसाइटी की अगर बात करते हैं, मान लीजिए तो हमने तो समन जो एड्रेस रिकॉर्डेड है उस एड्रेस पे भेजा गया, पता चला कि सोसाइटी का ऑफिस ही चेंज हो गया और वो बैरंग लौट आया, तो क्या करेंगे। या जिस व्यक्ति को सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी है वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें 62 से 64 में बताई गई। तो यहाँ पर कहता है कि ऐसे कंडीशन में चूंकि जो व्यक्ति देने जाएगा उसके समन की 2 कॉपी तो है ही, तो एक कॉपी वो उसका किसी ऐसे जगह पर चस्पा कर देगा, जैसे दरवाजे के बीच में चस्पा कर देगा, क्योंकि दरवाजा खोलेगा तो आदमी बिना कागज देखे खोलेगा नहीं, तो दृश्य भाग पर चस्पा कर देगा, ठीक है, और उसकी कॉपी लगा देगा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी आज की तारीख में आप इतना समझ लीजिए कि व्यक्ति से अगर तामील नहीं हो सकता है, जिसमें रिसीविंग नहीं मिलती है, तो उसके घर के मुख्य द्वार पर या मुख्य स्थान पर उसको चस्पा कर देगा। तो वह व्यक्ति अगर है तो उसके घर पे कर देगा, ऑफिस है तो उसके ऑफिस के मेन डोर पे कर देगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी का जो भी कार्यालय है उसके मेन दरवाजे पर उसको चस्पा कर देगा, और चस्पा करने के बाद वो न्यायालय में सूचना दे देगा कि वह व्यक्ति नहीं मिला तो उसको चस्पा कर दिया गया है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज चूंकि 22 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो गया इसलिए बंद करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।